रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले जाते हैं। सुभाष बहुत अमीर घर का आदमी था और सुधा भी अच्छी फैमिली सी थी, लेकिन सुभाष के घर छोड़ जाने पर घर वालों ने रघु और सुधा से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। सभी लोग सुधा को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन उसके सास ससुर ने सुधा के माता पिता को घर बुलवाया और उन्हें सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया। उनके सामने ही सुधा के ससुर सुधा से, देखो सुधा, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन तुम में ही जरूर कोई कमी होगी जिस कारण सुभाष हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपने बेटे को लेकर। सुधा बहुत गिड़गिड़ाती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने घर ना आने की वार्निंग दे दी। अब वो अपने 4 साल के बेटे रघु को अपने साथ लेकर घर से निकलती है। सुधा चलती जाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो थकी हारी एक तालाब के पास पहुंच जाती है। बेटा रघु, तुम यही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ? अब वो अपने छोटे बच्चे को पेड़ की छांव में रखकर पानी लेने तालाब पर पहुंच जाती है, तो उसकी नजर वहीं पर पास में एक छोटे से बतख पर जाती है जो बेहद खूबसूरत था। लेकिन वो खूबसूरत सा बतख किसी ने बिछाए हुए जाल में फंस चुका था और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे देख सुधा, वाव, कितना सुंदर है ये। सुधा उस बतख को जाल से मुक्त करवाती है और फिर अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए चली जाती है, तो वह बतख भी सुधा के पीछे पीछे चलने लगता है। उसे देख सुधा, चलो भागो यहाँ से, अब तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, भागो भागो यहाँ से। सुधा के इस तरह से बात करने के बाद भी वो बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब सुधा अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उस बतख को प्यार से पुचकारती है और उससे, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है, और तो और हम दोनों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, न खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, चलो जाओ अपनी राह पर। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर सुधा अपने लिए काम मांगने लगती है। भैया, कोई काम हो तो दिलवा दो ना, आपका बहुत बहुत भला होगा भैया। उसी गांव में राम नाम का एक भला आदमी रहता था जो सुधा को काम देता है और सुधा से, बहन, क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ भैया, जरूर करूंगी। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर एक अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो और यही रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम हो कहाँ से? भैया, मुझसे ये सब मत पूछिए। बस मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे काम दिया है, तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब सुधा वही रहने लगती है। खेत में ही राम की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और अब अपने बेटे रघु और बतख के साथ रहने लगती है। खेत में काम करने के साथ साथ राम के माँ की भी देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 साल बीत चुका था। अब रघु 5 साल का हो चुका था और वो सुंदर सा बतख भी बड़ा हो चुका था और पहले से ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका था। एक दिन रात के समय सुधा और रघु खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा बतख के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उस सुंदर से बतख ने एक सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर सुधा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे? तभी बतख बोल उठता है, माँ, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाला बतख हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे अपना दूसरा बेटा मानकर खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ दूँ। अब तुम सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करो। ये सुनते ही सुधा उस बतख को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब वो बतख हर रोज एक सोने का अंडा देता है और सुधा उस अंडे को
राम के हवाले कर शहर बेच कर आने के लिए कहती है। अब सुधा ने उसी गांव में एक जमीन खरीदी और वहां बहुत बड़ा घर बनवाया। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन सुधा कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहां पर गांव के सरपंच की पत्नी मीना सुधा से, वाह 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 वाह, क्या बात है सुधा, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ है। जब इस गांव में आई तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब क्या कोई खजाना बिजाना मिल गया है क्या तुम्हें? सुधा बेचारी भोले मन से सब कुछ मीना को बता देती है। सुधा की बातें सुन मीना के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति मनोज को यह सारी बात बता देती है। मनोज सिर्फ सरपंच नहीं था, वो इस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच के कारण रात के समय मनोज और मीना दोनों मिलकर सुधा के घर घुस जाते हैं और वो सोने का अंडा देने वाले बतख को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बतख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका शोर सुनकर सुधा भागते हुए बतख के पास जाती है। तब तक मनोज और मीना वहां से भाग चुके थे। सुधा को देखकर बतख भी शांत हो चुका था। सुधा रात भर वहीं पर सो जाती है। अब दूसरे ही दिन से मनोज उस बतख पर नजर रखने लगता है ताकि जब वो अंडा देकर बाहर जाए तो मनोज उसे उठा ले, चुरा ले। एक दिन बतख सुबह अंडा देकर बाहर घूमने के लिए निकलता है। तभी मनोज वो अंडा चुरा लेता है और अपने घर जाकर मीना को दिखाता है। उसे देख मीना, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये सोने का ही अंडा है जिस कारण सुधा अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। मीना, अब मैं इसे अपनी तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक न हो। हाँ जरूर, कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेचेंगे। और हाँ, आप हर रोज जाकर देखिएगा, शायद हमें और ज्यादा अंडे मिल जाए। हाँ, इससे हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। अब मनोज अंडे को तिजोरी में रख देता है। हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा जब बतख के पास जाती है तो उसे अंडा कहीं नहीं दिखाई देता। वो मायूस हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में अंडे की चोरी हो चुकी है, लेकिन वो चुप रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब दूसरे दिन भी मनोज सोने के दूसरे अंडे को चुराने के लिए सुधा के घर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सुधा उस रात बतख के पास ही सोती है तो मनोज का अंडा चुराने का वक्त ही नहीं मिलता। अब वो घर जाकर तिजोरी में रखे हुए सोने के अंडे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो देखता है कि उसमें अंडे के साथ साथ बाकी के सारे पैसे, सोना, चांदी सब कुछ राख हो चुका है। ये देखकर वो जोर जोर से मीना को आवाज लगाने लगता है। अरे अरे मीना, जल्दी आओ यहाँ, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। मीना ये देख जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलती पर पछतावा करती है। हाय, मैं लुट गई, हमारे लालच ने हमें क्या से क्या बना दिया है भगवान। मीना, रो मत, देखो हमारे लालच के कारण ही ये सब हुआ है। अब से हम ये कसम खाएंगे कि आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और कोई चोरी नहीं करेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, इस जादुई अंडे ने हमें हमारे लालच के कारण सबक सिखाया है। अब वो दोनों मिलकर सुधा के घर जाते हैं, उसे सारी घटी घटनाएं बताते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। अब वो दोनों सरल रास्ते से चलने लगते हैं और दूसरी ओर सुधा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे और बतख के साथ रहने लगती है। अब दिन ब दिन वो तरक्की करती है, साथ ही गांव के हर जरूरतमंद को भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को वो हरा भरा कर देती है। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में शालिनी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुधा और पिताजी मोहन के साथ रहती थी। शालिनी के पिताजी व्यापारी थे, वो बहुत ही अमीर थे। शालिनी उनकी एक लौती बेटी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो जंगल के पास नदी के किनारे रहते थे जहाँ बहुत ही खूबसूरत नजारा था और इसी कारण मोहन ने अपना घर वहाँ पर बनवाया था। वो शालिनी और सुधा को लेकर अपने नए घर जाता है। घर देखकर, सुधा, कैसे लगा तुम्हें ये हमारा नया घर? बेहद ही खूबसूरत है। अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसका तो मन ही नहीं होगा यहाँ से जाने का। सुधा और मोहन की बातें चल ही रही थी कि तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। जब वो 10 साल की थी, वो अपने पिताजी से, पिताजी कितनी सुंदर है ये जगह, क्या सच में अब हम यही रहेंगे? हाँ बेटी,
हम आज से यही रहेंगे। अब धीरे धीरे शालिनी बड़ी हो रही थी। वो हर रोज नदी पर घूमने के लिए जाती थी। जैसे जैसे शालिनी बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता के चारों ओर चर्चे होने लगे थे। उसकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी और ये खबर एक दिन उनके राज्य के राजकुमार अशोक तक पहुंच जाती है। अब राजकुमार अशोक शालिनी को देखने के लिए बहुत ही बेताब हो जाते हैं। उन्हें शालिनी को बस एक बार देखना था, तो वो उसे देखने के लिए जंगल के नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शालिनी हर रोज घूमने के लिए जाती थी। आज भी शालिनी वहाँ पर घूम रही थी। तभी राजकुमार ने उसे देख लिया, तो वो बस देखते ही रह गए। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। अब राजकुमार उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो शालिनी से, जी मेरा नाम अशोक है, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? शालिनी को राजकुमार की बात पर थोड़ी सी हंसी आती है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए उनसे, हाँ जरूर। अब दोनों हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये देखकर मोहन को गुस्सा आ जाता है। अब मोहन एक जादूगर के पास जाता है और उसे, हे जादूगर, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जो लड़का परेशान करता है, आप उसे बिल्ली बना दो। इसके लिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोहन, लेकिन तुम्हारी बेटी को जो परेशान करता है, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अब मोहन जादूगर को अपनी बेटी के साथ बैठे राजकुमार को दिखाता है। जैसे ही शालिनी अपने घर जाने लगती है, तभी मोहन अपनी बेटी के दोस्त राजकुमार अशोक को एक बिल्ली बनाने की विनती करता है। जादूगर भी अपनी छड़ी घुमाता है और मंत्र पठन कर राजकुमार को एक बिल्ली बना देता है। राजकुमार तुरंत ही एक बिल्ली में बदल जाते हैं। उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन हमेशा की तरह शालिनी राजकुमार को ढूंढते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी राजकुमार को यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे राजकुमार कहीं नहीं मिलते। अब कई दिनों तक शालिनी राजकुमार को आवाज लगाते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी आवाज लगाती रही, लेकिन उसे वहाँ एक बिल्ली के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन वो बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और अच्छे से उस बिल्ली की ओर देखती है, तो बिल्ली की आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये देख शालिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बिल्ली से, क्या तुम राजकुमार अशोक हो? मेरे राजकुमार अशोक? तभी बिल्ली अपनी गर्दन हिलाती है। ये सब दूर खड़ा मोहन देख रहा था, तो मोहन उस बिल्ली को शालिनी के हाथ से छीन लेता है और उसे दूर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब शालिनी को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो भागते हुए उस जादूगर के पास जाने लगती है, तो जादूगर उसे अपने घर के पास ही मिलता है। वो जादूगर से, हे जादूगर, तुमने मेरे प्रेमी को एक बिल्ली का रूप दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फिर से इंसान का रूप दिला दीजिए। ये मेरी आपसे विनती है जादूगर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने ही तो मुझसे ये काम करवाया था। अब वो फिर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। जादूगर की ये बात सुनकर शालिनी, हे जादूगर, तो आप मुझे भी एक बिल्ली बना दो ताकि हम दोनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। शालिनी की ये बात सुनकर जादूगर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वो शालिनी को भी एक बिल्ली बना देता है। ये सारी घटनाएं शालिनी की माँ देख लेती है। इन सभी घटनाओं में किसी ने बेचारी माँ का ख्याल भी नहीं किया था, तो वो भी जादूगर से अपने आप को बिल्ली बनाने के लिए कहती है। अब मोहन भी जादूगर को यही विनती करता है, तो उन सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर जादूगर सबको फिर से अपना अपना रूप दिलवाता है और खुद एक बिल्ली बन जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मोहन को समझ में आ चुका था कि उसकी बेटी और राजकुमार अशोक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनकी खुशी एक साथ रहने में ही है। अब वो उन दोनों की धूमधाम से शादी करवाता है और अब शालिनी और अशोक हर रोज जादूगर को दूध पिलाने लगे और अपना जीवन मजे से बिताने लगे। रामपुर नाम का एक कस्बा था जहाँ रमेश अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। बचपन से ही रमेश को फौजी बनना था, लेकिन वो जहाँ रहता था
वहाँ पर उसे अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो जल्दी ही एक फौजी बना। अपने काम की शुरुआत करने से पहले ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। अब वो अपनी पत्नी शीला, माँ मेघा और पिता भालचंद्र के साथ शहर में रहने आ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शीला पेट से थी, तभी रमेश की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई। अब रमेश अपनी पत्नी शीला का हाथ अपने हाथों में लिए उससे, शीला, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ अपने साथ साथ मेरे माँ और पिताजी की भी सेवा करनी होगी। अपने साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। देश की सेवा करने जा रहे हैं तो यहाँ की सारी चिंताएं यही छोड़ जाइए और देश की सेवा पूरे मन से कीजिए। शीला की बातें सुनकर रमेश को अच्छा लगता है। अब दूसरे दिन सुबह ही रमेश अपने माँ पिताजी का आशीष लेकर और अपनी पत्नी को बाय करते हुए घर से देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब शीला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन रमेश उसे देखने भी नहीं आ पाता। वो सिर्फ फोटो में ही उसे देखता है, क्योंकि रमेश का काम ही ऐसा था कि वो साल में सिर्फ एक ही बार घर आ पाता था। तो उसने अपने बेटे को बहुत देर बाद देखा। वो जब भी घर आता तो सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और सारे परिवार के लिए एक अलग ही उत्सव हुआ करता था। वो बड़े खुश हो जाते थे। अब रमेश का बेटा बड़ा होने लगा था। एक दिन रमेश का बेटा रघु शीला से, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सबके पिताजी उनके साथ रहते हैं और मेरे पिताजी कभी कभार ही आकर मेरे साथ रहते हैं। रघु की बात सुनकर शीला को रमेश की बड़ी याद आने लगती है। तभी वो अपने बेटे को समझाते हुए, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कौन है और वो हमसे क्यों दूर रहते हैं? रघु अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी एक फौजी है जो अपने देश की सेवा करते हैं और उन्हीं के कारण हम यहाँ अच्छे से रह पाते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी ख्वाफ के। तुम्हारे पिताजी एक शूरवीर इंसान है और अगर देश की सेवा करनी है तो वो हमारे साथ रहकर नहीं कर सकते, समझे? माँ, क्या सच में मेरे पिताजी एक शूर योद्धा है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो वो हमें वक्त नहीं दे पाते। शीला रघु को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है कि उसके पिताजी उनके साथ क्यों नहीं रह पाते। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश घर आने वाला था तो सभी बहुत खुश थे। रमेश के घर वाले, साथ साथ उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग, वो रमेश की राह देखने लगे थे। अब रमेश घर पहुंचता है तो उसके घर वालों के लिए तो जैसे दिवाली आ चुकी थी। वो रमेश का ग्रैंड वेलकम करते हैं। उसमें रघु भी मदद करता है। अब जब रमेश घर आता है तो उसे देखकर रघु अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। रमेश बड़े प्यार से उसे बुलाता है, रघु, रघु, आओ बेटा, अपने पापा से नहीं मिलोगे? देखो पापा ने क्या क्या खिलौने लाए हैं तुम्हारे लिए। आओ जल्दी मेरे पास आओ बेटा। रघु रमेश के पास जाता है। अब धीरे धीरे करके रघु रमेश के साथ ही रहने लगा था। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि तभी रमेश को फोन आता है और रमेश को अर्जेंटली अपनी पोस्टिंग पर बुलाया जाता है। यह सुनकर रमेश तुरंत ही अपने निकलने का बंदोबस्त कर लेता है। अपने माँ पिताजी से आशीष लेते हुए और अपने बेटे को आशीष देते हुए और अपनी पत्नी से कुछ कहते कहते वहाँ से निकल जाता है। सभी भारी मन से उसे विदा करते हैं। मन में दुख तो था कि जितनी छुट्टी मिली थी उतने दिन रमेश नहीं रह पाए, पर साथ ही खुशी थी कि उनका बेटा देश की सेवा कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बार जब से राकेश घर से गया था तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा था, तो वो हर रोज टीवी पर न्यूज़ देखते रहते ताकि उनके बेटे का एक बार उन्हें पता चल सके। और कुछ ही दिनों में अचानक से एक दिन मोबाइल की रिंग बजती है। जैसे ही शीला फोन उठाती है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, देश की सेवा करते वक्त रमेश जी को वीर गति प्राप्त हो गई है। ये बात सुनते ही शीला के हाथ से मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। तभी रमेश के पिताजी फोन उठाकर बोलने लगते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। जब रमेश का बेटा सिर्फ 5 साल का था। अब शीला अपने आप को संभालते हुए अपने सास ससुर को भी संभालती है। रमेश का अंतिम संस्कार बहुत ही बड़े पैमाने में होता है। अब रमेश को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका था। अब उसकी पत्नी शीला अपने आप को भी देश की सेवा में झोंक देना चाहती थी। वो अपने ससुर से, बाबा
मैं चाहती हूँ कि जिस काम को रमेश बीच रास्ते में छोड़कर गए हैं उसे पूरा करूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये बात सुनकर शीला के ससुर बड़े गर्व से शीला से, शीला, आज लग रही हो तुम रमेश की पत्नी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रुकूंगा बेटी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम सब कर सकती हो। अब शीला अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है जो उसने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दी थी। वो बड़ी मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर एयरफोर्स में ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग करती है। अब शीला अपने बेटे को अपने सास ससुर के पास छोड़कर देश की सेवा कर रही है। रमेश के घर के सभी लोगों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है और रघु भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह इस देश की सेवा करना चाहता है, इस मिट्टी की सेवा करना चाहता है। अपने पिता की तरह एक फौजी बनने का सपना मन में ठाने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। दोस्तों, हमारे जवान अपनी जान और परिवार की बिना फिक्र किए बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं और कुछ जवान देश की सेवा करते वक्त देश के लिए शहीद हो जाते हैं। न जाने उनके बाद उनके परिवार वालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। फिर भी वो परिवार एक योद्धा की तरह अपने जीवन की जंग लड़ते हैं और फिर से अपने देश के लिए एक बेटा तैयार करते हैं। देश सेवा ही उनका धर्म है। ऐसे सारे परिवार वालों को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।